जय हिंद। पिछली क्लास में हमने द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत उद्योगों के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था कि विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं और उद्योग क्या होते हैं। आज हम पढ़ते हैं कि विनिर्माण उद्योगों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आइए जानते हैं। देखिए, विनिर्माण उद्योगों को प्रमुख 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पे, उत्पाद के आधार पर और स्वामित्व के आधार पे। पहले इनका मतलब जानते हैं। आकार के आधार पर मतलब उनका प्रोडक्शन लेवल किस स्केल का है, वो कौन से स्तर पे प्रोडक्शन करते हैं या किस स्तर पे उत्पादन करते हैं, उस आधार पे बांटा गया है। कच्चे माल का मतलब वो उद्योग बेसिकली किस प्रकार के उत्पाद बनाता है और उस उत्पाद को बनाने के लिए कौन सा कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, तो उस आधार पे कच्चे माल के आधार पे बांटा गया है। उत्पाद आधारित मतलब अलग अलग जो उत्पाद बनते हैं उनके आधार पे इनको बांटा गया है। ये बहुत ही ईजी है। और स्वामित्व के आधार पे, यानी कि जो उद्योग है वो किसके स्वामित्व में है, तो उसके आधार पे इनको बांटा गया है। तो देखिए, देखते हैं एक एक को कि आकार के आधार पे 3 है। एक तो कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। अब इनको बेसिकली आप पिछली क्लासों में भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे। ये सब बहुत ही ईजी है। इनफैक्ट पूरे चैप्टर के अंतर्गत सबसे ईजी चैप्टर टॉपिक यही है। इसमें आपको सिर्फ ये चार्ट एक बार याद कर लेना है, क्योंकि कभी कभार यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है कि विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण बताइए या आकार के आधार पे उद्योगों के प्रकार कौन कौन से। तो आपको छोटा सा प्रश्न यहाँ पर भी लिखवा सकता है। तो आपको जब ये याद हो जाएंगे तो आप आसानी से इनकी परिभाषा भी लिख पाओगे। कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित, खनिज आधारित, वन आधारित और पशु आधारित, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। उत्पाद आधारित मतलब आधारभूत उद्योग और गैर आधारभूत उद्योग। फिर हम बात करें स्वामित्व के आधार पर, तो सार्वजनिक, निजी और संयुक्त। इस प्रकार से ये उद्योगों का वर्गीकरण हो जाता है। तो आइए अब इनको एक एक करके विस्तार से जानते हैं। आइए अब आकार के आधार पर उद्योगों के प्रकार जानते हैं। देखिए, आकार के आधार पर हमने बात की थी 3 प्रकार के उद्योग थे, कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। सबसे पहले कुटीर उद्योग के बारे में जानते हैं। एक तो निर्माण की ये सबसे छोटी इकाई है। सबसे पहला प्रश्न यही पे बन जाता है कि आकार के आधार पे या किसी भी आधार पे निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी? कुटीर उद्योग। क्योंकि ये कहाँ पर चलते हैं? घर से संचालित। ये घरों में चलते हैं। आपने देखा होगा गांवों के अंदर लगभग हर घर में अचार बनाते हैं, या मटके बनाने का काम, या लकड़ी से कुछ भी सामान बनाने का काम हो गया, गहने बनाने का काम हो गया, जूते सिलाई का काम हो गया, तो ये लगभग घरों से संचालित होता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कुटीर उद्योग। इसमें एक तो परिवार के ही लोग काम करते हैं। इसमें लिख सकते हैं कि परिवार के लोग ही मिलकर काम करते हैं। परिवार के लोग काम करते हैं, ठीक है, इसलिए कुटीर उद्योग है। ये इनकी विशेषता आप लिख सकते हो। इनमें क्या होता है? देखिए, निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है। महत्व कम क्यों? क्योंकि एक तो इनके अंदर ज्यादा इनोवेशन नहीं होता। ये अपने खुद के उपयोग हेतु बनाया जाता है, या इनका जो निर्माण होता है वो सिर्फ गांव के उपयोग हेतु। अभी बताते हैं कि निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम है। कारण क्या है कि एक तो ये सिर्फ स्थानीय उपयोग के लिए है, इसलिए इसमें ज्यादा कोई डेकोरेशन वगैरह या ज्यादा मेहनत नहीं की जाती। स्थानीय उपयोग के लिए और स्थानीय सामग्रियों का यूज करके ही। दूसरा, दैनिक उपयोग के हेतु इनका उत्पादन किया जाता है। दैनिक उपयोग में कौन कौन सा आता है? जैसे खाद्य पदार्थ हो गए, जैसे कि गांवों के अंदर अचार हो गया, खाखरा हो गया, या रोटी हो गई। टिफिन टिफिन भी बनता है ना, जो गांव के अंदर ही अंदर चालित होते हैं। कपड़ा बनाने का उद्योग है, चटाई बनाने का है, बर्तन बनाने का है, औजार है, जूते हैं। इस प्रकार से ये कुटीर उद्योग है। इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता आप ये भी लिख सकते हो, इधर ये मिटा देता हूँ, कि यहाँ पर जो है ना वो स्थानीय संसाधनों का यूज किया जाता है। स्थानीय संसाधनों का उपयोग। और तो और उत्पादन भी कौन करता है, या उत्पादन किसके लिए होता है? स्थानीय उपयोग के लिए। जैसे बड़े ही बनाता है, लकड़ी की वस्तु है, सोनार हो गया तो चांदी और सोने के गहने बनाएगा, लोहार है तो लोहे की वस्तु बनाएगा, वो स्थानीय उपयोग है। तो ज्यादा इनका कोई लार्ज प्रोडक्शन नहीं है। गांव से बाहर भी ये लगभग नहीं बेचते, सिर्फ गांव के अंदर अंदर ही। तो आजकल ये भारत में अब नहीं देखने को मिलता है। भारत सबसे पहले इसी में सबसे महान था कुटीर उद्योग, क्योंकि लगभग हर घर में उद्योग चलते थे। अब देखते हैं छोटे पैमाने के उद्योगों के बारे में। देखिए, छोटे पैमाने के जो उद्योग है, ये तकनीक, उत्पादन तकनीक और निर्माण स्थल दोनों के आधार पे कुटीर उद्योग से अलग है। अब उत्पादन तकनीक कैसे? इसमें ज्यादातर काम कैसे होगा? हाथों से होगा। घर के लोग ही काम करेंगे, मशीनों का उपयोग बहुत ही कम होगा, हाथों से सारा काम हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा? मशीनें आ जाएगी, बाहर के लोग मजदूरी पे ला जाएंगे। निर्माण स्थल ये घरों में चल रहा था, ये कारखानों में चलेगा। तो इस प्रकार से ये कुटीर उद्योग से क्या अलग है? यहाँ पर लिख देता हूँ, कहाँ पे चलता है? कारखाने में, ठीक है। कुटीर उद्योग से क्या अलग है? किस प्रकार से अलग है? उत्पादन तकनीक पे और निर्माण स्थल के आधार पे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भी किसका उपयोग किया जाएगा? स्थानीय कच्चे माल का, बाहर से नहीं, क्योंकि इसका भी ज्यादा लार्ज प्रोडक्शन
नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर बना हुआ सामान राष्ट्रीय स्तर पे बिकता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अभी भी नहीं कहेंगे हम, क्योंकि इतना लार्ज प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ देश के भीतर लोगों के यूज के लिए होता है। इसके अंदर अर्धकुशल श्रमिक होते हैं और शक्तिशाली यंत्र। अर्धकुशल श्रमिक मतलब ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, लेकिन हाँ इतने हैं कि वो छोटी बड़ी मशीनें चला पाए और काम कर पाए। और ये कहाँ पर चल रहा है? भारत में, चीन में, इंडोनेशिया में और ब्राजील में। दूसरी विशेषता ये देखिए, इन देशों में क्यों इनकी आप विशेषता देखोगे ना, तो इनमें जनसंख्या ज्यादा है। अब जनसंख्या ज्यादा है इसलिए यहाँ पर ऐसे उद्योग है। क्यों? क्योंकि ये जो उद्योग है ना, ये श्रम प्रधान उद्योग है। जब श्रम प्रधान उद्योग है तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेंगे। ये भी लिखना है कि इन उद्योगों में अधिक लोगों को रोजगार, अधिक लोगों को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। और जब अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा तो क्या बढ़ेगी? क्रय शक्ति। जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो बाजार के अंदर मांग बढ़ेगी। तो इसी प्रकार से ये रोटेशन चलता रहेगा, इकोनॉमी आगे बढ़ती रहेगी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ज्यादा जनसंख्या वाले जितने भी देश है, चाहे भारत हो, चीन हो, इंडोनेशिया हो, ब्राजील हो, इन देशों के अंदर छोटे पैमाने के उद्योग बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इनके छोटे पैमाने के उद्योग का इन देशों में क्या महत्व है? एक तो ये श्रम प्रधान उद्योग है, क्योंकि ज्यादा मशीनों का काम होता नहीं है, अर्धकुशल श्रमिक होते हैं। तो ज्यादा अगर श्रम प्रधान उद्योग है तो अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। जब अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। देखिए आगे हम बड़े पैमाने के उद्योगों के बारे में जानते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग, अब देखिए बड़े पैमाने के उद्योग का मतलब है एक तो वृहद स्तर पर उत्पादन होता है, वृहद स्तर पर उत्पादन होता है। इसके अंदर कुशल श्रमिक होते हैं, पूंजी निवेश अधिक होता है, उच्च प्रौद्योगिकी का यूज किया जाता है, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी का यूज इसके अंदर किया जाता है, उच्च प्रौद्योगिकी का उपयोग। ठीक है, ये सब आपको लिखना है वहां पे कि बड़े पैमाने के उद्योग जो है उसके अंदर कुशल श्रमिक होते हैं, पूंजी निवेश अधिक होता है, उच्च प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है और शक्तिशाली यंत्र, शक्तिशाली यंत्र, इन सब का उपयोग विस्तृत तौर पे होता है। अब ये उद्योग कहां पर मिलेंगे? अगर इनके देशों की बात की जाए तो ये विकसित देशों में मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? विकसित देशों में स्थापित। अब विकसित देशों के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं? यूएसए हो गया, यूरोप के देश हो गए, जापान हो गया। तो इन प्रकार से, या रूस भी लिख सकते हैं, इसके अंदर रूस है। तो इस प्रकार से इन देशों के अंदर आपको ये वृहद बड़े पैमाने के उद्योग देखने को मिलेंगे। इनमें भी आपके दो प्रकार बांटे गए हैं। देखिए, निर्माण के आधार पर या उत्पादन प्रणाली के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? निर्माण के आधार पर इनको भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो परंपरागत, ध्यान दीजिएगा, परंपरागत, और दूसरा है प्रौद्योगिकी वाले प्रदेश। देखिए अब इनके बारे में जानते हैं। अब इनकी अगर जानकारी ली जाए तो बड़े पैमाने के जो उद्योग है इनका अस्तित्व लगभग कहां से शुरू हो जाता है? आज से 200 साल पहले से। जब यूरोप के अंदर, आपने इतिहास में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति शुरू होती है। उस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप आपके बड़े पैमाने के उद्योगों का निर्माण शुरू हो जाता है। तो जो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो उद्योग लगे थे वो तो हो गए परंपरागत उद्योग। इसके अंदर यूरोप के अंदर उद्योग है, यूरोप में कौन से? जर्मनी, इंग्लैंड, ये देश। तो इस प्रकार से परंपरागत हो गए। और अगर उच्च प्रौद्योगिकी वाले बात करें तो उच्च प्रौद्योगिकी के अंदर कौन से हो जाएंगे? तो आज की नई टेक्नोलॉजी पे आधारित है, जैसे जापान, यूएसए। ये जो है ना, ये कम देशों में है, कम क्षेत्रों में विकसित। लेकिन आजकल बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ ये लगभग पूरी दुनिया भर में ये उद्योग फैल रहे हैं। इसके अंदर बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी का उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े उद्योग है, जैसे मशीन बनाने का, कार बनाने का, तो इस प्रकार के उद्योग है। तो चलिए आगे जानते हैं। ये आप कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के बारे में जानते हैं। देखिए, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के बारे में समझे तो हमने बात की थी
कि जिस क्षेत्र से कच्चा माल आएगा उसी के आधार पर इस उद्योग का नामकरण कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला है हमारा कृषि आधारित उद्योग, मतलब कि ऐसा उद्योग जिसका कच्चा माल कहाँ से प्राप्त हो रहा है, उद्योगों से, सॉरी कृषि से, तो उसको क्या कहेंगे, कृषि आधारित उद्योग। तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, शक्कर उद्योग जैसे कि जो गन्ने पे आधारित है, फलों का रस हो गया, आजकल इसका भी उद्योग बड़े पैमाने पर चलता है, ताजे फलों का रस, पेय पदार्थों का जैसे कि चाय हो गई, कॉफ़ी है, कहवा है, कोकोआ है, तो इस प्रकार के पेय पदार्थों के उद्योग है, मसाला उद्योग है, फिर हो गया वस्त्र उद्योग और रबड़ उद्योग। तो इस प्रकार के उद्योग भी आज बड़े पैमाने पर चलने लगे हैं। अब देखिए भोजन प्रसंस्करण का अर्थ है कि कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत आजकल भोजन प्रसंस्करण का भी यूज होने लगा है। भोजन प्रसंस्करण का मतलब होता है खाने की चीजों को रिफाइंड करना, उसके रूप को परिवर्तित कर देना, उसके अंदर कुछ केमिकल्स डाल के उसको लॉन्ग टाइम के लिए बचा के रखना। जैसे कि पहले के टाइम पे केमिकल्स का यूज नहीं होता था, लॉन्ग टाइम चलाने के लिए जैसे कि अचार, सब्जी का अचार बनाते थे, तो उसके अंदर तेल हो गया, नमक हो गया, ये सब डालते थे। मांस को लंबे टाइम तक रखने के लिए उसके ऊपर नमक का लेप लगाया जाता था, या सब्जियों को अगर बेमौसम खाने के लिए बनाना है तो उसको सुखाया जाता था। लेकिन आजकल केमिकल्स आ गए तो उनके आधार पर इनका उपयोग किया जाता है। तो आजकल देखिए जैसे मलाई उत्पादन बड़ी पैमाने पे होता है, खाने की चीजों से मलाई निकाला और उसका उत्पादन होने लगा। डिब्बा बंद भोजन आजकल ये बहुत खूब चलता है। पैकेजिंग जो पैकेज्ड फूड होता है, पैक्ड फूड या पैकेज्ड फूड जो है, ये आजकल खूब चलता है। इसके अंदर खूब सारे केमिकल्स वगैरह डाल के इसको लगभग 2-2 साल के लिए रख सकते हैं। और फिर होती है मिठाइयाँ, तो आजकल ये मिठाइयाँ भी आजकल खूब चलने लगी है, जो कि महीने महीने तक चल जाती है, पता नहीं कौन से केमिकल इसके अंदर डाले जाते हैं। तो इस प्रकार से भोजन प्रसंस्करण का यूज होने लगा। ये सब भोजन प्रसंस्करण का उपयोग कब से बढ़ा, औद्योगिक क्रांति के बाद। इसके पहले होता था लेकिन बहुत ही कम लेवल पे, लेकिन इसका उपयोग कब से बढ़ने लगा, औद्योगिक क्रांति के बाद इसका उपयोग बढ़ने लगा। ठीक है, तो आगे जानते हैं इनके बारे में। अगला है हमारा रसायन उद्योग। दूसरा हो जाएगा हमारा रसायन उद्योग। देखिए रसायन उद्योग का मतलब है इसके अंदर केमिकल्स तो यूज होते हैं, लेकिन सिंथेटिक केमिकल्स नहीं बल्कि प्राकृतिक केमिकल्स, यानी कि इसके अंदर प्राकृतिक रसायनों का उपयोग होता है। प्राकृतिक रसायनों का उपयोग। तो प्राकृतिक रसायनों के बारे में बात करें तो जैसे कि आजकल एक उद्योग चलता है पेट्रो रसायन उद्योग। कौन सा, पेट्रो रसायन उद्योग। जैसे कि नेल पॉलिश बनाना है, वैसलीन की जो जली आती है उसको बनाने के लिए, तो इन सब में किसका उपयोग होता है, पेट्रोलियम का। तो पेट्रोलियम प्राकृतिक रसायन ही तो है, और क्या है, पेट्रोलियम का उपयोग होता है। आज और भी बहुत सारे उद्योग है, जैसे वस्त्र उद्योग हो गए, रेशा उद्योग कह सकते हैं, रेशे का उद्योग, रेशा उद्योग, जैसे प्लास्टिक उद्योग, ये सब भी आजकल बनने लगे प्लास्टिक केमिकल से। नमक उद्योग के अंदर भी बहुत सारे प्राकृतिक रसायनों का उपयोग किया जाता है, नमक उद्योग। और भी उद्योग है जैसे पोटास उद्योग। तो इन सब के अंदर भी आपके प्राकृतिक रसायन का उपयोग होना शुरू होगा। कहने का मतलब इतना सा है कि आपको सिर्फ ये हेडिंग याद करनी है, पॉइंट याद कर लेना है, बाकी की चीजें एक दो बार आप देख भी लोगे तो याद हो जाएगी। ठीक है ना, बहुत ही ईजी है, इसके अंदर ज्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं है। आगे देखते हैं हम खनिज उद्योग के बारे में। देखिए खनिज उद्योगों के बारे में बात करें तो ये उद्योग किस पे आधारित है, खनिजों पे आधारित, खनिजों पे आधारित। और वो खनिज कौन कौन से हो सकते हैं, आपके धात्विक खनिज भी हो सकते हैं। धात्विक खनिज का मतलब जिसके अंदर लोहे का अंश पाया जाता है, और अधात्विक भी हो सकते हैं। खूब चलता है आजकल ये धात्विक खनिजों के अंदर, जैसे लोहा है इसका है, वह धात्विक के अंदर जैसे तांबा उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग है। आजकल और भी बहुत सारे उद्योग चलते हैं, जैसे कि बर्तन उद्योग है। तो ये आपके किस पे आधारित हो गए, खनिज उद्योग। तो इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हो, बहुत ही इजी है, इनको एक बार पढ़ लेना है, ज्यादा इन पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगला उद्योग हम देखते हैं पशु आधारित उद्योग। देखिए पशु आधारित मतलब इनका कच्चा माल कहां से प्राप्त होगा, पशुओं से। पशु आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योगों में क्या क्या मिलेगा हमको पता ही है, जैसे कि दुग्ध उत्पादन,
मांस है, मांस उद्योग, चमड़ा उद्योग, ठीक है। और भी जैसे हाथी दांत का उद्योग हो गया, तो हाथी दांत कहाँ से मिलेगा? हाथियों से मिलेगा। अगली बात करें हम वन आधारित उद्योगों के बारे में। देखिए वन आधारित उद्योग यहीं पे लिख देते हैं हम। तो इसके अंदर कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? वनों से। क्या क्या मिलेगा? जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी से कौन कौन सा उद्योग चलता है हमारा? फर्नीचर उद्योग हो गया, और जैसे कागज उद्योग है। ये एक आपके पशु उद्योग में आप एक और ऐड कर सकते हो, ऊन का उद्योग, क्योंकि ऊन भी हमें कहाँ से प्राप्त होगी? पशुओं से। तो आप ये सब आप लिख सकते हो। जैसे कि आजकल बांस उद्योग भी खूब चलते हैं, बांसों से बने हुई सामग्री, बांस उत्पादक। तो इस प्रकार से आप ये वन आधारित उद्योग हमारे हो जाते हैं। तो इनमें ज्यादा हमारे परिभाषा भी लिखनी नहीं है। पशु आधारित उद्योग मतलब इनका कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा? पशुओं से। वन आधारित उद्योग मतलब इनका कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा? वनों से। बहुत ही सरल चीज है, इसके अंदर आपको ज्यादा टाइम वेस्ट भी करना नहीं है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। ये अभी उत्पादन आधारित उद्योगों के बारे में जानते हैं। देखिए उत्पादन आधारित उद्योग जो है ये दो प्रकार के हैं हमारे पास में। एक तो है गैर आधारभूत उद्योग। सबसे पहले हम आधारभूत उद्योग के बारे में जानते हैं। देखिए आधारभूत उद्योग, पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। देखिए आधारभूत उद्योग का मतलब है ऐसे उद्योग जिनका कच्चा माल किसी दूसरे उद्योगों के लिए बनाने में किया जाता है। उदाहरण के तौर पे, उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगा। देखिए परिभाषा समझ में नहीं भी आएगी तो उदाहरण बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि लो अयस्क है, या यह प्राथमिक व्यवसाय से आया, यहां से हमने फैक्ट्रियों में भेजा तो क्या बन गया? लोहा। क्या ये डायरेक्ट किसी के काम में आया? नहीं आया। लेकिन लोहे से हमने क्या बना दिया? इस्पात। ये फैक्ट्री में जाते ही क्या बन गया? इस्पात। इसको एक डायग्राम में बना लेते हैं। अब यहां से इस्पात को भेजा गया दूसरी फैक्ट्री में, और वहां से क्या बनी? मशीनें। ये मशीनें बनी, और उसी मशीनों से आपके उत्पादन कार्य हुआ। वो उत्पादन कोई भी हो सकता है, और वो उत्पादन किसके काम में आया? उपभोक्ता के। तो ये जो था ना बीच में, ये गैर आधारभूत उद्योग थे, ये वाले मशीनें, ये वाले, क्योंकि मशीनें भी डायरेक्ट काम में नहीं आ रही है। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे थे कि डायरेक्ट चीजों को रिफाइंड करने के बाद में काम आ जा रही थी, लेकिन यहाँ पे दूसरा एक बीच में स्टेप और आ गया कि हमने कच्चा माल लाया, उसको फैक्ट्री में डाला, फिर भी कच्चा ही माल निकला। कौन सा कच्चा माल? इस्पात। और उससे हमने क्या बना दी? मशीनें। ठीक है भाई, मशीनों के लिए तो ये कच्चा माल ही है ना अभी भी। मशीनों के लिए तो ये अभी भी कच्चा माल ही है। उदाहरण के तौर पे और भी देख सकते हैं, जैसे चूना और मिट्टी। चूना और मिट्टी, इससे क्या बना दिया हमने? सीमेंट। क्या डायरेक्ट काम में आएगा? नहीं। सीमेंट से हम क्या बना देंगे? पुल है, भवन है। देखिए अब हमने कच्चे माल से प्रोडक्ट तो बनाया था, लेकिन फिर भी ये अभी भी क्या है? कच्चा माल। किसके लिए? पुल और भवन के लिए। इसीलिए ये क्या है? आधारभूत उद्योग। क्या है? आधारभूत उद्योग, यानी कि ऐसे कच्चा माल जो दूसरे उद्योगों के उत्पादन में काम आता है। तो परिभाषा लिखते हैं इसकी। देखिए परिभाषा इसकी, वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तु बनाने के लिए, अन्य बनाने हेतु कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे इस्पात से क्या बना दी? मशीनें। और इन्हीं मशीनों से उत्पादन होगा, तो इसलिए इस्पात क्या हो गया? आधारभूत उद्योग। अब देखिए आगे हम दूसरी बात समझते हैं। अब हम गैर आधारभूत उद्योगों के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। देखिए गैर आधारभूत उद्योगों के बारे में पढ़ते हैं। गैर आधारभूत उद्योगों का मतलब है यहां से ऐसे उत्पाद, यहां से बनने वाले ऐसे उत्पाद जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोग
उपभोक्ता के लिए उपभोग में आए। ठीक है, जैसे कि बिस्किट हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, कार हो गई, ब्रेड हो गई। ये ऐसे उत्पाद है जिनका फैक्ट्री में बना और डायरेक्ट किसके काम में आ गया? उपभोक्ता के। उपभोक्ता कौन? ग्राहक। तो इनके डायरेक्ट काम में आ गया, इसलिए ये कैसे उद्योग है? गैर आधारभूत उद्योग। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम। आइए स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार जानते हैं। हमने भली भांति पढ़ा था कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के हैं, जिसमें हमने पहला पढ़ा था सार्वजनिक। सार्वजनिक का मतलब होता है ऐसे उद्योग जो किसके अंडर में हो? सरकार के। जो उद्योग जो सरकार या समाज के स्वामित्व में हो, सरकार या समाज के स्वामित्व में हो। इनमें उत्पादन किसके लिए किया जाता है? उत्पादन का उद्देश्य समाज कल्याण। उत्पादन का उद्देश्य क्या है? समाज कल्याण। मतलब यहां पर लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है, समाज का भला हो, समाज के हर वर्ग के पास में संसाधन पहुंचे, इसलिए इसका उद्देश्य है समाज का कल्याण। और ये उद्योग आपको कहाँ मिलेंगे? ज्यादातर रूस के अंदर, क्योंकि रूस जो है वो समाजवादी राष्ट्र है। भारत में भी इसके उदाहरण मिलते हैं, क्योंकि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है जहाँ पर सार्वजनिक भी है और निजी भी है। ठीक है, दोनों क्रम एक साथ चलते हैं। अब देखते हैं निजी। निजी के बारे में देखते हैं। निजी उद्योग, देखिए निजी उद्योग वे उद्योग जो किसी व्यक्ति या समूह के निजी स्वामित्व में हो। अब दोस्तों देखिएगा, इनका उद्देश्य क्या है मुख्यतः? अगर इनके उद्देश्य की बात की जाए तो क्या है? लाभ कमाना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों उद्योग हो गए। तीसरा उद्योग इन दोनों का मिश्रित आ जाता है। तीसरा उद्योग है संयुक्त उद्योग, जो कि निजी प्लस कैसा होता है? सामूहिक या सार्वजनिक कह सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर निजी भी होता है, सार्वजनिक भी होता है। इसके अंदर व्यक्ति व सरकार दोनों का निवेश होता है। आई बात समझ में दोस्तों? इस प्रकार के आपको ज्यादातर कहाँ मिलेंगे? भारत में। भारत में तीनों ही मिलते हैं, सार्वजनिक भी है, निजी भी है और संयुक्त भी है, जिसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब जैसे ये जो है ना निजी, ये ज्यादातर कहाँ मिलेंगे? पूंजीवादी देशों में। कहाँ पर? पूंजीवादी राष्ट्रों में। और पूंजीवादी राष्ट्र कौन कौन से? जैसे कि यूएसए, जो कि स्पष्ट पूंजीवादी देश है। वहां पर आपको सभी उद्योग कैसे मिलेंगे? निजी। एक भी सार्वजनिक नहीं मिलेगा। सार्वजनिक मतलब जहां पर किसका स्वामित्व हो, कंट्रोल हो? समाज का या सरकार का। जैसे कि रूस, जहां पर एक भी आपको ज्यादातर लगभग 90% तक आपको कैसे मिलेंगे? सार्वजनिक। निजी बहुत ही कम होंगे या बिल्कुल होंगे ही नहीं।